एमकॉम फाइनल EAFM, इसमें दो ग्रुप होते हैं, EA ग्रुप और FM ग्रुप। और आज मैं जिस पेपर का डिस्कशन करूंगी वो है अपने FM ग्रुप का पेपर नंबर FM OPT 205। पेपर का नाम है बैंक मैनेजमेंट और उसमें टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक। मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी पीतलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सेठ RL सैरिया गवर्नमेंट PG गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से आपको इस टॉपिक पर अपना व्याख्यान दे रही हूँ और इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं आपको वाणिज्य बैंकों के कार्य के बारे में बताऊंगी। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बैंक की अर्थ, बैंक की परिभाषा और स्पेशली परिभाषा में भी मैंने आपको ये बताया कि परिभाषाएं कैसे लिखते हैं और उसका लास्ट में अपन निष्कर्ष के रूप में अपन को अपना खुद का कंक्लूजन देना होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वाणिज्य बैंकों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो प्रकार से होता है, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। इतना होने के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाणिज्य बैंकों के कार्य क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये। तो उसके बारे में मैं आपको आगे का बताना चाह रही हूँ कि वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, वे सभी कार्य करते हैं जो सामान्य रूप से एक बैंक कार्य करता है। यदि हम इसको वाणिज्य बैंकों के प्रमुख कार्यों को हम डिवीज़न में देखें तो इस डिवीज़न में हम इनको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, प्राथमिक या परंपरागत कार्य। दूसरा, अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। तीसरा, सामान्य उपयोगी कार्य। चौथा, विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। और पांचवा, साख निर्माण का कार्य। यानी व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य जो हैं उनको हम 5 में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इन 5 पॉइंट्स को हम एक एक करके अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो 5 पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें अपने 5 पॉइंट्स का मैंने जैसे इस पेज पे सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हम उनको किन किन पॉइंट्स में आगे हम उसको पढ़ेंगे। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। पहला पॉइंट, प्राथमिक कार्य, प्राथमिक या परंपरागत कार्य। और व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य में प्रमुख रूप से 2 कार्य सम्मिलित होते हैं। पहला, जमाएं स्वीकार करना और दूसरा, ऋण अथवा उधार देना। जब हम बैंकों के मीनिंग और डेफिनेशन में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि बैंक बेसिकली वही संस्था होती है जो मुद्रा का या धन का लेन देन का काम करती है। मीन्स वो जनता से धन लेती है, जमा स्वीकार करती है और उधार के रूप में उनको ऋण देती है। तो प्राथमिक या परंपरागत कार्य में व्यापारिक बैंकों के 2 प्रमुख कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, जिसमें अपना जमाएं स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में या जमा स्वीकार करने में जो मेन काम होता है वो ये होता है कि बैंकों का प्रमुख कार्य धन जमा करना और उधार देना है। अब बैंकों को उधार देने के लिए धन की आवश्यकता होती है और इनकी जो अंश पूंजी होती है वो उधार देने की दृष्टि से प्राप्त कोषों का निर्माण नहीं कर पाती। इनको व्यक्तियों से और संस्थाओं से उनकी अतिरिक्त धनराशि ये जमा करते हैं और बदले में उन्हें ब्याज दे देते हैं। व्यक्ति और संस्थाएं अपनी अतिरिक्त बचत को या सेविंग्स को बैंकों में जमा करवा देती है ताकि उनका धन सुरक्षित रहे और बदले में ब्याज भी मिलते रहे। यानी शॉर्ट फॉर्म में यदि हम ये इसको डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि बैंकों का जो प्रमुख कार्य है वो धन जमा करना और उधार देना है। अब बैंकों को यदि हम कहें कि धन जमा करना है, उधार देना है, तो उधार देने के लिए बैंकों को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंकों के पास जो अंश पूंजी होती है बेसिकली वो उधार देने के लिए पर्याप्त कोष नहीं होते। इसलिए बैंक क्या करते हैं कि व्यक्ति या संस्था के पास जो अतिरिक्त धनराशि होती है वो अपने यहाँ उनको जमा कर लेते हैं और व्यक्ति और संस्था भी अपनी अतिरिक्त धनराशि को इनके पास, बैंकों के पास इसलिए जमा करवा देते हैं क्योंकि उनकी धनराशि सुरक्षित रहती है और बदले में उन्हें ब्याज भी मिलता रहता है।
इसके लिए बैंक बहुत तरह के अलग अलग खाते खोलती है। खाते खोल के उनकी व्यक्ति और संस्थाओं की जमाओं को आकर्षित करने का प्रयास करती है। सामान्यतः व्यापारिक बैंकों के द्वारा निम्नलिखित अकाउंट्स या खाते खोले जाते हैं। पहला खाता जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है हमारा स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या शॉर्ट में अपन इसको बोलें तो इसको अपन एफडी अकाउंट भी कहते हैं। इन्हें समय जमा खाता या निश्चित जमा खाते भी कहते हैं। यानी जो अपना एफडी अकाउंट है या स्थायी जमा खाता है, इसको हम समय जमा खाते या निश्चित अवधि जमा खाते भी कहते हैं। इन खातों में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा करा दिया जाता है। अवधि समाप्त होने पर बैंक धन को लौटा देती है और सावधि जमा खातों की ब्याज दर पूर्व निर्धारित होती है। सामान्यतः ये जो खाते होते हैं वो 6 महीने से लेकर 10 साल की अवधि के लिए हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे आज की हम बात करें तो आज में ये है कि एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम 1 महीना या उससे भी कम अवधि के लिए खोल सकते हैं। बैंक जमाकर्ता को एक रसीद देता है और भुगतान प्राप्त करते समय जमाकर्ता को वो रसीद लौटानी होती है। यदि जमाकर्ता को निश्चित अवधि से पूर्व धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह रसीद की जमानत पर बैंक से ऋण ले सकता है। शॉर्ट में मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एफडी अकाउंट क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो हमको इसको क्लियर करना चाहिए कि जो एफडी अकाउंट है ये फिक्स पीरियड के लिए खोला जाता है। यानी इसके लिए अवधि जो होगी, पीरियड जो होगा वो फिक्स होगा, इसीलिए इसको निश्चित अवधि जमा खाते भी कहते हैं। जैसे ही अवधि ख़त्म हो जाती है, बैंक जमाकर्ता को उसका पैसा लौटा देता है, विद ब्याज लौटा देता है। और इस पर जो सामान्यतः अवधि हम मान के चलते हैं वो 6 महीने से लेकर 10 साल तक की होती है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये 6 साल से कम यानी 1 महीना से कम भी हम एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जब हम एफडी अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तो बैंक हमको एक रिसिप्ट दे देती है और उस रिसिप्ट पे ही जब हमारी एफडी अकाउंट मैच्योर हो जाती है तो उस रिसिप्ट से ही हमें हमारा एफडी अकाउंट का पैसा विद इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति ने 5 साल के लिए एफडी अकाउंट खोल दिया और एफडी अकाउंट खोलने के बाद उसको लगा कि आफ्टर 2 इयर्स उसको लगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वो पैसा नहीं मिलता है। वो बैंक में जाके अपनी रिसिप्ट दिखा के, जो कि उसको एफडी अकाउंट खुलवाते समय मिली थी, वो रिसिप्ट दिखा के या तो अपनी एफडी अकाउंट पे उसको लोन मिल सकता है और चाहे तो वो पूरी की पूरी अपनी जमा राशि भी ले सकता है। जब यदि वो अवधि से पहले जमा राशि लेता है तो थोड़ा अमाउंट उसका इंटरेस्ट में से कट जाता है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट उसको मिल जाता है। लेकिन इसको आज के टाइम में यदि हम पढ़ें तो आज के टाइम में यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को या किसी भी जमाकर्ता को एफडी अकाउंट खोलना है तो उसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी यहाँ कि उसके लिए उसको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि उसका बैंक में सेविंग अकाउंट है और वो ऑनलाइन अकाउंट है उसका, उसने इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ ले रखी है जो कि आज के टाइम की बहुत बेसिक नीड है ये, तो वो घर बैठे भी अपना एफडी अकाउंट खुलवा सकता है, अपने अमाउंट की एफडी करवा सकता है। वो ऑनलाइन ये सर्च भी कर सकता है कि मैं कितनी अवधि के लिए यदि एफडी करा रहा हूँ तो मुझे कितना % ब्याज मिल जाएगा। और ये भी वो कर सकता है कि आफ्टर जो उसने पीरियड डिसाइड करा है वो उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना चाहता है या वो चाहता है कि इस पीरियड के बाद मेरा अमाउंट विद इंटरेस्ट मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमको नेट बैंकिंग अकाउंट में मिल जाती है। तो जो जैसा भी कस्टमर है वो चाहे तो बैंक में जाके अपना एफडी अकाउंट खुलवा सकता है और चाहे तो अपना घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपना एफडी अकाउंट खुलवा सकता है। सामान्यतः जो आज की डेट है उसमें यदि मैं एफडी अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो अभी क्योंकि हमारे मैं देश भी नहीं बोलूँगी, पूरे विश्व में ही कोरोना की वजह से काफ़ी डाउनफॉल चल रहा है और उसमें बैंकों के इंटरेस्ट पे भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इस पे यदि रफली मैं आपको बताऊं तो अभी रफली हमारी जो इंटरेस्ट रेट है, यानी अपन एक अंदाज़ा लगा लें सब बैंकों का मिला के, तो आज की डेट में एफडी अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट 5.45% से लेके
5.75 तक है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग थोड़ा वेरिएशंस आता है, तो अपन ये इसको एक बार दिमाग में रखें कि आज की डेट में एफडी अकाउंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5.45% टू 5.75%। दूसरा खाता हमारा आता है चालू खाता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट जो होता है या चालू खाता जो होता है वो सामान्यतः जिनके द्वारा खोला जाता है वो होता है या तो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रीज वाले, यानी व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा सामान्यतः चालू खाता खोला जाता है। इस खाते में ग्राहकों को प्रतिदिन कितनी भी बार कितनी भी मात्रा में धनराशि जमा करवाने और निकलवाने की सुविधा होती है। यानी चालू खाते में ग्राहक एक दिन में कितनी ही बार पैसा जमा करा सकता है और कितनी ही बार पैसा निकाल सकता है। इस प्रकार के खाते में जमा राशि के निकलवाने की अनिश्चितता रहती है, अतः बैंक इसका स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग नहीं कर पाता। देखो यहाँ पर क्या मैंने क्लियर किया कि जो चालू खाता है उसमें एक व्यक्ति दिन में कितनी भी बार अपना पैसा जमा करवा सकता है और कितनी भी बार निकलवा सकता है। यानी बैंक को मालूम नहीं है कि मेरे पास इस व्यक्ति की या इस संस्था की या इस उद्योगपति की पैसा कितने टाइम मेरे पास रहेगा, तो उसका वो प्रॉपर्ली या यूँ कह लें कि अपन फ्रीली उस जमा राशि का वो उपभोग नहीं कर पाता या उपयोग नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में सामान्यतः चालू खाते पर बैंकों के द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि कभी कभी सेवाओं के लिए बैंक कुछ शुल्क इनसे ग्राहकों से ले ही लेती है। और बैंक इसमें एक सुविधा अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराती है कि ग्राहकों की साख कैसी है, उसकी क्रेडिट कैसी है, उसकी गुडविल कैसी है, इस ब्याव पे बैंक उसको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर देती है। और चालू खाते में चेक बुक की सुविधा भी बैंक द्वारा दी जाती है। तीसरा हमारा खाता आता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। ये जो बचत खाता है ये सामान्यतः सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पर्सन्स या मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स सबसे ज़्यादा जो अकाउंट बैंकों में खुलवाते हैं वो बचत खाता ही होता है। और अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोग इसको ज़्यादा खोलते हैं, सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए ज़्यादा खोलते हैं। और इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो मेन पर्पज़ होता है बैंक का, इसके पीछे जो मेन पर्पज़ होता है वो ये पर्पज़ होता है कि जो मध्यम वर्ग के या अल्प वर्ग के लोग हैं वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इन बचतों में, बचत अकाउंट में जमा करें। और जिससे क्या होगा, मान लो कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी सेविंग्स भी अपनी बैंक में जमा कराएगा तो अपन इस चीज़ को यदि अपन सर्कुलेशन में देखें तो इससे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यानी देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह खाता कोई भी जमा करता जब चाहे न्यूनतम राशि जमा कराकर खोल सकता है। इस पर चेक बुक सुविधा लेने के लिए जमाकर्ता को बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम जमा शेष रखना होता है। बैंक इस न्यूनतम राशि में सुविधा अनुसार परिवर्तन करती रहती है। अब देखो, जो भी सेविंग अकाउंट खोल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा कि बैंक में एक मिनिमम अमाउंट उसको हमेशा रखना पड़ेगा। मान लो जैसे किसी बैंक में 2000 है, किसी में 5000 है, किसी में 10,000 भी है, किसी में 1000 है, तो ये मिनिमम अमाउंट उसको हमेशा रखना पड़ेगा। ये अमाउंट रखने के बाद वो जो भी उसको फैसिलिटीज़ बैंक से लेनी है वो धीरे धीरे उसको मिलती रहती है। और ये जो जमा राशि है ये बैंक में कई बार चेंज भी होती रहती है, तो जैसे कोई अमाउंट राशि ये चेंज होती है तो कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जमा राशि में क्या चेंज किया गया है। इसमें धन जमा कराने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन रुपए निकलवाने के संबंध में कुछ प्रतिबंध है। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने खाते से 6 महीने में 50 बार से अधिक धन नहीं निकाल सकता। यानी आप इसमें धन तो कितना भी जमा करा सकते हो, यानी पूंजी कितनी भी जमा करा सकते हो, पैसे कितने भी जमा करा सकते हो, लेकिन निकालने के लिए एक सिंपल रूल है इसमें कि विदिन 6 मंथ हम 50 बार ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो या तो वो हमें इसका फ़ाइन हमसे ले लेते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं, और अदरवाइज़ कई बैंक तो इसके लिए हमें परमिशन भी नहीं देती है। लेकिन फिर वापस मैं आज के टाइम में आ रही हूँ, आज के टाइम में वापस इसकी लिमिटेशन काफ़ी कम कर दी है कि एक बार में, जैसे अपन ATM में भी जाते हैं
तो एक बार में कम पैसे निकलते हैं, किसी में 10 ही निकलते हैं, किसी में 15,000 ही निकलते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो इस बारे में हमें बैंक से इन्फॉर्मेशन पूरी रखनी चाहिए। सेविंग अकाउंट में आज की डेट में जो इंटरेस्ट राशि है वो अप्रॉक्सीमेटली 3% है। हालांकि ये कुछ समय पहले तक 4.5% थी, लेकिन अभी आज की डेट में ये केवल 3 से 3.5 भी अपन इसको कह सकते हैं, 3 से 3.5% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। चौथा जो अकाउंट आता है हमारा वो आता है होम सेफ अकाउंट, गृह बचत खाता। गृह बचत खाता बहुत कम बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक या तिजोरी दे देता है। ग्राहक एक गुल्लक अपने घर ले जाता है और इसमें अपनी बचत एकत्रित करता रहता है। जब गुल्लक भर जाती है तो वह उसको जमा राशि बैंक में ले जाकर अपने खाते में जमा करवा देता है। देखो, जो गृह बचत खाता है वो बेसिकली क्या है, जैसे पुराने ज़माने में गुल्लक हमारे घर में होते थे या तिजोरी होती थी, तो अब बैंक क्या कर रही है कि बैंक ने उस व्यक्ति का एक अकाउंट तो बैंक में खुलवा दिया, लेकिन साथ में उसको एक तिजोरी या गुल्लक दे दिया, और वो व्यक्ति के पास जो जो पर डे धीरे धीरे जो भी सेविंग्स होती रही वो उस गुल्लक में डालता जाता है, और जब गुल्लक भर जाती है तो बैंक में जाके उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इससे भी सेविंग्स को प्रोत्साहन मिलता है, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो कि अल्प आय वर्ग का है उसकी भी कुछ बचत हो पाती है। पांचवा हमारा जमा खाता है अनिश्चितकालीन जमा खाता, इंडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में अनिश्चित अवधि के लिए जमा स्वीकार की जाती है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इस खाते से धन निकाला जा सकता है। बैंक ग्राहक को उसके खाते में जमा राशि के ब्याज का भुगतान करता रहता है। भारत में इस प्रकार के जमा खाते प्रचलित नहीं हैं। अनिश्चित जमा खाते में क्या होता है कि कोई निश्चित अवधि नहीं होती, अनिश्चितकालीन के लिए बैंक अपने यहाँ अकाउंट खुलवा लेता है, और उसमें ये करता है कि वो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट तो पे कर देता है, और विशेष परिस्थितियों में इस खाते में से धन निकाला जाता है। तो एक अनिश्चित स्थिति बनी रहती है इसमें, तो जनरली अवॉइड किया जाता है इस प्रकार के अकाउंट को। भारत में अभी हमारे प्रचलित भी नहीं है। अन्य जमा योजनाओं में भी कुछ आती हैं, जिसमें फर्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। इस खाते में क्या होता है कि जमाकर्ता पर मंथ एक निश्चित रकम, कितनी भी हो सकती है वो, एक निश्चित अवधि तक नियमित रूप से जमा कराता रहता है। निश्चित अवधि के समाप्त होने पर समस्त जमा राशि ब्याज सहित उसे मिल जाती है। इसको अपन शॉर्ट में आरडी अकाउंट भी बोलते हैं, आवर्ती जमा खाता बोला जाता है इसको। इसमें क्या करता है कस्टमर या जमा करता कि एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि तक आरडी अकाउंट में जमा कराता रहता है। जैसे ही अवधि ख़त्म होती है तो उसको वो राशि में ब्याज मिल जाती है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा प्रतिदिन बचत जमा योजना, डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम। इस योजना के अंतर्गत बैंक का कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन जमाकर्ता के घर जाता है और जमाकर्ता उसे अपनी प्रतिदिन की बचत जमा करा देता है। तीसरा है हमारा रिटायरमेंट स्कीम या निवृत्ति योजना। इस योजना में जमाकर्ता प्रति माह एक निश्चित राशि निश्चित वर्षों तक बैंक में जमा कराता रहता है, और निश्चित अवधि के पश्चात यह राशि ब्याज सहित किस्तों में वापस कर दी जाती है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं या और किसी तरह के कर्मचारी होते हैं, उनको ये लगता है कि 60 साल के रिटायरमेंट की उम्र के बाद उनको एक निश्चित राशि हमेशा मिलती रहे, तो वो लोग अपना एक पैसा निश्चित राशि रिटायरमेंट स्कीम में बैंक में जमा कराते रहते हैं, और अपनी एक पर्टिकुलर अवधि के बाद ये राशि उनको ब्याज सहित किस्तों में मिलती रहती है। तो पहला कार्य जो अपना चल रहा था प्राथमिक या परंपरागत कार्य, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 कार्य सम्मिलित है। उसमें पहला पॉइंट था अपना जमा स्वीकार करना, और जमा स्वीकार करने में मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए कि किस किस तरह के सारे खाते हम खोल सकते हैं और कैसे हम उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो कार्य है प्राथमिक या परंपरागत कार्यों में जो दूसरा कार्य आता है बैंक का, वो मेन काम आता है ऋण या उधार देना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों को उधार देना होता है, और यह कार्य इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि बैंकों को अपने पास जमा राशि पर ब्याज देना होता है।
अब बैंक इन जमा राशियों को अधिक ब्याज दर पर उधार देकर लाभ कमाती है। बैंक उद्योगपतियों, व्यापारियों, कृषकों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों आदि को ऋण देती है और जो व्यापारिक बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान करती है। यानी बैंक ने क्या किया कि जमाकर्ताओं से अपने यहाँ पैसा जमा कर लिया। अब जमाकर्ताओं को उनको ब्याज देना पड़ता है, तो ब्याज देने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो जमाकर्ताओं की जमा पूंजी है उसको वो दूसरे लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको लोन के रूप में दे देती है और उनसे जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक ब्याज लेके लाभ कमाती है। तो कैसे कैसे लोन बैंक प्रदान करती है, उसमें पहला पॉइंट है मेरा नगद साख, कैश क्रेडिट। इसके अंतर्गत बैंक किसी व्यक्ति या संस्था को अंश, ऋण पत्र, प्रतिभूतियों, चल और अचल संपत्ति आदि की जमानत पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देता है। ऋण लेने वाले व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर रुपया निकालता रहता है। सामान्य रूप से बैंक ग्राहक द्वारा निकाली गई राशि पर ही ब्याज लेता है। ऋणी जब व्यापारिक माल की जमानत पर ऋण लेता है तो वह माल को बैंक के गोदाम में रखवा देता है। जितना ऋण चुकाया जाता है उतने मूल्य का माल बैंक ऋणी को वापस कर देता है। देखो कैश क्रेडिट में क्या होता है बेसिकली कि जो व्यक्ति या संस्था है उससे बैंक अपनी कोई जमानत रखवाता है। जमानत कुछ भी हो सकती है, अंश हो सकते हैं, ऋण पत्र हो सकते हैं, प्रतिभूतियाँ हो सकती है, कोई भी अचल या चल संपत्ति हो सकती है। उसके बदले में उसको वो बैंक उसको लोन प्रोवाइड करा देती है। लोन लेने वाले व्यक्ति जब उसको ज़रूरत है जब भी अपने अकाउंट में से पैसा निकालेगा और जितना पैसा निकालेगा उतने ही पैसे पे बैंक उससे ब्याज लेगी, बाकी कंटिन्यू उसका चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांस। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को पर्याप्त जमानत लेकर ऋण देता है। यह ऋण राशि ग्राहक के खाते में जमा करा दी जाती है। बैंक ऋण की संपूर्ण राशि पर ब्याज वसूल करता है। ग्राहक आवश्यकता के अनुसार इस राशि को कभी भी निकलवा सकता है। इसमें संपूर्ण रकम एक साथ न देने से बैंक की जोखिम कम हो जाती है। इस प्रकार की सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए ही दी जाती है। लोन और एडवांस में क्या है कि बैंक ग्राहक को जमानत पर ऋण देता है। ये जो ऋण है वो ग्राहक के खाते में जमा करा देता है और बैंक ऋण की संपूर्ण राशि पर ब्याज वसूल करता है और जैसे जैसे ग्राहक को ज़रूरत है वैसे वैसे इस राशि को वो निकलवा सकता है। इसमें संपूर्ण रकम एक साथ न देने की वजह से बैंक की जोखिम भी कम रहती है क्योंकि ग्राहक सारा एक साथ नहीं निकाल रहा है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा ओवरड्राफ्ट आदि विकर्ष। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि जिन जमाकर्ताओं का बचत खाता होता है, यदि उनकी गुडविल अच्छी है, यदि उनकी क्रेडिट अच्छा है, उनकी बिहेवियर बैंक के प्रति अच्छा है, कोई उनके पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक अपने बिहाव पे उसको जमा राशि के उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं भी देता है। वही है ये। इसमें क्या करता है बैंक कि अपने चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि से अधिक राशि निकालने की छूट दे देता है। उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अधिविकर्ष कहते हैं। अधिविकर्ष की राशि ग्राहक की साख के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि ए व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट कम मिल रहा हो, बी व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट ज़्यादा मिल रहा हो, सी को और ज़्यादा मिल रहा हो, तो ये ग्राहक की साख के अनुसार अलग अलग मिलती है। यह सुविधा अल्पकालीन और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाती है। ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक जमानत मांगता है या कई बार बहुत अच्छी साख वाली ग्राहकों को बिना जमानत के भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी जाती है। इस सुविधा में ओवरड्राफ्ट की राशि पर निकाली गई अवधि का ही ब्याज लिया जाता है और यह सुविधा केवल चालू खातों पर ही दी जाती है, यानी उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिस व्यक्ति का करंट अकाउंट बैंक में है। और कई बार इस पे ब्याज भी लेती है, लेकिन यदि किसी की गुडविल बहुत अच्छी है तो उसको बिना ब्याज पे भी ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें विनिमय विपत्रों की कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
यह भी बैंक से ऋण लेने की एक विधि है। इस विधि में बैंक सावधि विनिमय विपत्रों यानी बिल्स का बिल की अवधि से पूर्व ही भुगतान कर ग्राहक को ऋण प्रदान कर देता है। विक्रेता बिल लिखता है, क्रेता उसे स्वीकार करता है। इसमें क्रेता एक निश्चित अवधि के बाद निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देता है। देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना है अपन को। इसको छोड़ दो, विनिमय विपत्रों की कटौती क्या होती है। पहले ये चीज़ समझो कि दो व्यक्ति हैं, एक क्रेता है, एक विक्रेता है। विक्रेता मतलब वो अपना माल बेच रहा है। तो जो माल बेच रहा है अपना, वो बिल लिख रहा है। उसने बिल लिखा, उसने क्रेता को भेज दिया, क्रेता ने उसे स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उसने उसमें लिख दिया कि मैं इस पर्टिकुलर अवधि के बाद इस राशि का भुगतान करूँगा। किंतु विक्रेता को तत्काल धन की आवश्यकता यदि है तो वो क्या करता है कि जो क्रेता के द्वारा स्वीकृत बिल है वो क्रेता को ना देकर क्या कर देता है, बैंक को प्रस्तुत कर देता है और बैंक को प्रस्तुत करके ऋण की मांग करता है। तो बैंक ऐसे बिलों में से निश्चित % राशि जो ब्याज के बराबर होती है काट कर लेता है और काट कर बाकी राशि विक्रेता को भुगतान कर देता है। और जब अवधि पूरी हो जाती है, जिस अवधि तक क्रेता ने उनसे प्रॉमिस किया था, वचन किया था, स्वीकार किया था कि मैं पेमेंट कर दूंगा, निश्चित अवधि पर बैंक क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। यदि क्रेता निर्धारित अवधि पर भुगतान नहीं करता है तो बैंक विक्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे अपना एक इसमें पूरा चैप्टर भी है। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि एक व्यक्ति बिल लिखता है, दूसरा व्यक्ति उस बिल को स्वीकार करता है, उस पर ये भी लिखता है कि मैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 महीने बाद इस बिल का पेमेंट करूँगा। लेकिन यदि जिसने बिल लिखा है उसको यदि उस अवधि से पहले ही पैसा चाहिए तो वो इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लेता है, यानी भुनवा लेता है। और बैंक क्या करती है कि ये जो बिल बना हुआ है उस बिल में से ब्याज के बराबर राशि को तो काट लेती है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट उस व्यक्ति को दे देती है। और जैसे ही वो अवधि पूरी होती है तो वो क्रेता से उसका पेमेंट बैंक ले लेती है। यदि क्रेता किसी भी वजह से इसका भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक विक्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेती है। तो ये हमारा व्यापारिक बैंकों का पहला कार्य है जो मैंने आज डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। और पहला कार्य था हमारा प्राथमिक या परंपरागत कार्य, जिसमें 2 कार्य हमारे मेन आते हैं। पहला जमाई स्वीकार करना और दूसरा है अपना ऋण अथवा उधार देना। आगे के लेक्चर में मैं अभी आगे आपको अपन कॉमर्शियल बैंकों के फंक्शंस ही पढ़ेंगे, कार्य ही पढ़ेंगे। आज के लिए यहाँ तक।